ठीक है जी, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है ये हमने डिस्कस करने हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस जैसे सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, रिवर्सिबल रिएक्शंस बेसिकली दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन हैपन इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, दोज आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए कंडीशंस क्या थी कि रिएक्शन विल अकर इन अ क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में रिएक्शन होगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन दे अकर इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मींस कि आपने जो भी बीकर है या जो भी सिलेंडर है जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो हर तरफ से बंद है, तो इसका मतलब नो गैस कैन एंटर और लीव द सिस्टम, तो जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो है बेसिकली दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन हैपन इन बोथ डायरेक्शंस, और रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को जो है वो हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to rate of backward reaction. ठीक है, when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction in a reversible reaction. ठीक है जी, so in a reversible reaction when rate of forward and backward reaction becomes equal, when both the reactions happens at same speed, जब दोनों reactions की speed बराबर हो जाए तो that is called reversible reaction। ठीक है, जैसे मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस 2NH3। ठीक है जी, नाइट्रोजन गैस रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो अब लेट्स सपोज जब आप ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जब आप ये रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली लेट्स सपोज आपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड से स्टार्ट किया। ठीक है, इनिशियली suppose we have a large concentration of nitrogen and hydrogen. This is the beaker in which reaction is happening. So let's say आपने that initially we have nitrogen and hydrogen present in large amounts. ठीक है, तो start आपने कहाँ से किया है कि we have large concentration of nitrogen and hydrogen, large concentration, and initially the concentration of ammonia is 0. तो अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इस वक्त इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, इस वक्त इक्विलिब्रियम नहीं है। सो बेसिकली यानी जब आप इस केस में स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर इज नो प्रोडक्ट प्रेजेंट, देयर इज नो अमोनिया गैस प्रेजेंट, तो इनिशियली क्या होगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन वुड हैपन। फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे वुड फॉर्म अमोनिया, राइट। सो अमोनिया गैस बनना शुरू होगी। So nitrogen and hydrogen will react initially. Nitrogen and hydrogen react ammonia gas. ठीक है जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अमोनिया गैस। सो लेट्स सपोज अमोनिया गैस जो है ये बनना शुरू होगी, बट क्योंकि कोई स्केप रूट नहीं है, कहीं से आप अमोनिया गैस जो है वो सेपरेट नहीं हो रही, तो ग्रेजुअली जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, तो ग्रेजुअली हम कहेंगे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल डिक्रीज एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया वुड इंक्रीज। और एक टाइम वो आएगा कि व्हेन वी हैव सच लार्ज नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस रिएक्शन सिलेंडर दैट अमोनिया विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर। अमोनिया में ये आपस में टकराना शुरू होंगे और जब ये टकराएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन था, इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन था, रिएक्टेंट्स के दरमियान रिएक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट बनना शुरू हुई, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट्स के नंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दे विल स्टार्ट
कन्वर्टिंग बैक इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अमोनिया गैस डिकम्पोज होगी एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस जो है ये बनना शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स के बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देन अगेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और एक टाइम आएगा फिर दोबारा फॉरवर्ड रिएक्शन, देन फिर बैकवर्ड रिएक्शन, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन, देन बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे इन, यानी आप कह लेंगे जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहे हैं और एक टाइम ये आएगा कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल स्टार्ट हैपनिंग एट द सेम रेट। सो व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, this is called chemical equilibrium. तो जब reaction equilibrium में आ जाता है तो इसका मतलब concentration both reactants and products would get constant. As reaction approach equilibrium, जैसे जैसे reaction equilibrium पे आएगा, जब reaction equilibrium पे आ जाएगा तो हम कहते हैं concentration। दूसरा जो आप कह लें कि इसके एक तो equilibrium का आपने इससे यानी इसका एक मेजर एस्पेक्ट ये है कि rate of forward and backward reaction would become equal। और दूसरा जो इसका मेजर एस्पेक्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गेट कांस्टेंट। जब दोनों रिएक्शन एक ही स्पीड से होंगे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन में चेंज आना बंद हो जाएगा, कंसंट्रेशन फिक्स्ड हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, and this is called chemical equilibrium. So जब concentration में कोई change नहीं आ रहा, so that means no yield। जब concentration में कोई change नहीं आ रहा, जितनी concentration reactant की है वो fixed हो गई अपनी जगह पे, ठीक है। तो when there is no change in the concentration, जी बेटा पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, ठीक है। बस अच्छा टॉपिक्स बेटा अब मैं देखूंगा जितना कवर हो सके, मेरी कोशिश तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा कवर करा दो, ठीक है ना। तो अब ये है कि करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, देखें कितने टॉपिक्स हो जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हो जाते हैं। तो फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंसंट्रेशन यानी आप कह लें कि वंस इक्विलिब्रियम अचीव्स, तो जो मतलब एक दफा रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आ गया, इक्विलिब्रियम को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते थे, आपको याद होगा हमने ग्राफ के थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया था और ग्राफ से इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा बेहतर होगा। तो लेट से आपके पास अगर हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ऑन दी वाई एक्सिस वी टेक कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे आप ले लें टाइम, ठीक है जी। सो इनिशियली आपके पास क्या था, रिएक्टेंट्स थे, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्टार्ट में मैक्सिमम थी और मैक्सिमम कम होते होते आपने कहा ये टाइम आएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें चेंज आना बंद हो जाएगा। यानी जब ये स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, व्हेन वी गेट दिस स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब अब रिएक्टेंट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको मिली है यहाँ से, मतलब इसके बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अच्छा, तो ये तो हो गई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्टार्ट में प्रोडक्ट्स जो है वो जीरो थे, बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे और एक टाइम पे ये भी क्या हो जाएंगे, दे वुड आल्सो बिकम कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो अक्सर आपसे इस किस्म के ग्राफ के अंदर पूछा जाता है कि जी इक्विलिब्रियम कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है, तो जहां से आपको दोनों स्ट्रेट लाइंस मिलना शुरू हो जाए, मतलब कहते हैं कि इस पॉइंट के बाद से ना तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है और ना ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब आफ्टर दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, इक्विलिब्रियम जो है ये एस्टैब्लिश हो गया, बिकॉज नाउ बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नाउ कांस्टेंट, ठीक है जी। तो जब कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब यील्ड क्या हो गया, इस किस्म के जो रिएक्शंस हैं इनका यील्ड ठीक है जी। तो once a reaction reaches chemical equilibrium, once a reaction establish chemical equilibrium, suppose मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये रिएक्शन था, नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। अब अक्सर बच्चों को थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो है या आप कह लें कि इसको विजुअलाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप जस्ट सिंपल ये इस तरह से इसको सोचें इक्विलिब्रियम को, यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो भी आपके पास रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो फिक्स्ड हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, ठीक है जी, ये फिक्स्ड हो गई है।
या आप कह लें कि कांस्टेंट हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया भी ये क्या हो गई, ये भी कांस्टेंट हो गई, मतलब रिएक्शन चैम्बर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया जो है, इनमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है। लेट सपोज आपको अमोनिया गैस बनानी है, तो अमोनिया गैस बनानी है तो आपकी मतलब आप क्या चाहेंगे कि दिस रिएक्शन मस्ट अकर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअसली जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहे, सो दैट वी गेट मोर एंड मोर ऑफ अमोनिया गैस। बट अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो इसका मतलब अब अमोनिया गैस नहीं बनी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी तेजी से अमोनिया इसमें कन्वर्ट हो रही है उतनी ही तेजी से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। बट फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, लेट सपोज अगर आपको अमोनिया गैस बनानी है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि दिस रिएक्शन मस्ट अकर इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि मोर एंड मोर अमोनिया गैस जो है वो बनती है। तो इसके लिए फिर हम देखते हैं फैक्टर्स कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं which can disturb the equilibrium, which can move the equilibrium in either one of the directions, ठीक है जी। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स तो तीन फैक्टर्स हैं मेरे ख्याल में सबको मालूम होंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहला जो फैक्टर इसमें आ जाता है हमारे पास, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है जी। टेम्परेचर का इफेक्ट आपने देखा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट, अब मैं सिंपल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करने से पहले आप एक चीज ध्यान में रख लें कि टेम्परेचर मतलब या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। या तो आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम का या फिर टेम्परेचर कम करेंगे। तो इसमें सिंपल आपने ये ध्यान में रखना है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हेनेवर वी इंक्रीज टेम्परेचर तो जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन सबको मालूम होगा, ठीक है, कैसे मालूम होगा, डेल्टा एच की वैल्यू से। इसी तरीके से इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, if we decrease the temperature it favors the exothermic reaction, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा। तो सपोज अगर हमारे पास ये रिएक्शन है कि when nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia gas, अब इसमें आपको डेल्टा एच गिवन होगी, क्योंकि डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव। या आपको क्वेश्चन, अब तक आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो सबको आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आइदर दे वुड गिव यू कि जी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, और या फिर डेल्टा एच गिवन होगी। तो बाय सम मींस दे विल इन्फॉर्म यू कि जी रिएक्शन एक्सो या एंडोथर्मिक किस डायरेक्शंस में है। तो इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव दैट मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव डेल्टा एच का मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। And if a reaction is exothermic in forward direction, that means it is endothermic in backward direction. Backward direction में क्या हो जाएगा, endothermic reaction हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा कि जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपसे, to describe and explain the effect of increasing the temperature on the position of equilibrium if the pressure is constant। बाकी सारे फैक्टर्स आपको कांस्टेंट रखने होंगे। तो describe and explain the effect of increasing the temperature on the position of equilibrium। तो आप कहेंगे जी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इसका मतलब आपने सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब सिस्टम जो है ये उस सराउंडिंग के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, और जब सराउंडिंग के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब रिएक्शन कौन सा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन विल अकर। ये सिंपल ध्यान में रखें आप कि व्हेनेवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन विल अकर। सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सो वी वुड से कि जी इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, इस केस में एंडोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड है, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन, लेफ्ट साइड मोर nitrogen
लेफ्ट साइड पे क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल फॉर्म as backward reaction is endothermic, which favors high temperature. ठीक है जी, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, एंडोथर्मिक, जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन इस केस में बैकवर्ड था, तो आपने कहा जी बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये अगर आपसे कहा जाता ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सो डिक्रीजिंग टेम्परेचर वुड फेवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जी ये क्लियर है बेटा सबको, इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत है या क्लियर है यहाँ तक बात? जी बेटा, ये डेल्टा एच जो है ये बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग के हिसाब से जो है वो डिफाइन हो रही होती है। ठीक है, तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग में अगर ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक होगा, और अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, यहाँ तक टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है जी, प्रेशर का इफेक्ट क्या है, प्रेशर इफेक्ट्स ओनली दोज रिएक्शंस वेयर गैस इज इन्वॉल्व, बिकॉज सिर्फ गैस जो है वो कंप्रेस हो सकती है, तो इट इफेक्ट्स ओनली those reactions where gas is involved। तो इस किसी रिएक्शन में अगर गैस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब उस रिएक्शन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो प्रेशर इफेक्ट्स ओनली दोज रिएक्शंस वेयर गैस इज इन्वॉल्व। इट इफेक्ट्स ओनली दोज रिएक्शंस वेयर गैस इज इन्वॉल्व एंड number of moles of gas must be unequal on both sides। गैस के जो मोल्स हैं वो दोनों साइड पे अनइक्वल होने चाहिए। तो पहली चीज तो गैस प्रेजेंट होनी चाहिए, और अगर किसी रिएक्शन में दोनों तरफ गैस के मोल्स बराबर हैं तो भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि 2HI गैस फॉर्म में इट डिकम्पोजेस टू गिव H2 गैस प्लस I2 गैस। तो यहाँ पे दोनों तरफ गैस इन्वॉल्व है, बट क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है 2 2, सो दैट मींस नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है जी, अच्छा अब इफेक्ट है क्या प्रेशर का, इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसको भी सिंपल आपने याद रख लेना है कि इंक्रीजिंग प्रेशर favors equilibrium shift in that direction where number of moles of gas are less। प्रेशर बढ़ाएंगे तो equilibrium shifts where number of moles of gas are less। equilibrium shift where number of moles of gas are less। तो प्रेशर इंक्रीज करना है तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे गैस के मोल्स कम है। इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium shifts where number of moles of gas are less, and decreasing pressure equilibrium shifts where number of moles of gas are more। जहां पे गैस के मोल्स ज्यादा हैं उस डायरेक्शन में जाएगा। सो इंक्रीज इन प्रेशर दैट मीन्स वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये ध्यान में रखें कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी सिस्टम के ऊपर जिसमें रिएक्शन हो रहा है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग प्रेशर और वी कैन से डिक्रीजिंग वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम हमेशा वहां जाएगा जहां पे गैस के मोल्स कम होंगे। सो लेट्स सपोज इफ वी हैव दिस रिएक्शन 2SO2 plus O2 gives 2SO3। सो यहाँ पे आपके पास ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है।
So number of moles unequal है. Now if they ask you what would be the effect on increasing the pressure? So pressure increase करेंगे, equilibrium shift where number of moles of gas are less. So on the reactant side we have 2 plus 1, 3, and on the product side we have only 2 moles. So that means increase the pressure favors the formation of sulfur trioxide, because sulfur trioxide वाली जगह पे number of moles कम है. We can say that increasing pressure, it favors the formation of sulfur trioxide. So if we increase the pressure, अगर pressure बढ़ाया जाएगा, so equilibrium will shift in that direction in where number of moles of gas are less. So less moles यहाँ पे किस side पर है? Product side पर. तो equilibrium will shift on the product side. On the right side, more SO3 would form because number of moles of gas are less on the product side. और ये अगर pressure कम बढ़ाएंगे, if we decrease the pressure, कम करते हैं, if we decrease the pressure, equilibrium will shift where number of moles of gas are more. So on the reactant side, we get more SO2 and oxygen gas. See beta, is it clear? Pressure का effect clear है? जी, अगर एक साइड पे भी गैस मौजूद होगी तो भी प्रेशर का इफेक्ट होगा, बिकॉज वहां पे भी अनइक्वल हो जाएंगे, एक तरफ 1 मोल है, एक तरफ 0 मोल है, तो उस पे भी प्रेशर का इफेक्ट होगा. ठीक है जी. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों साइड पर गैस मौजूद होनी चाहिए. अगर एक साइड पर भी गैस मौजूद है तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा. ठीक है जी, क्लियर? तो ये हो गया प्रेशर का इफेक्ट. ठीक है, इनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बेटा, हर साल आते हैं ये क्वेश्चन, आपको P2 में मिलेंगे लाजमी. अच्छा जी, एक मिनट जरा होल्ड कर लें. ठीक है जी. अच्छा, देन लास्ट जो आपके पास तीसरा जो फैक्टर है व्हिच कैन अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तीन ही फैक्टर हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया. नाउ द थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन. थर्ड फैक्टर इज concentration. Concentration, or you can say amount of reactant or product. ठीक है जी. So let's suppose if we have this reaction CH3COOH plus C2H5OH reaction esterification, we get CH3COOC2H5 plus H2O. ठीक है. So now if they ask you the effect, predict and explain the effect of increasing the concentration of reaction equilibrium में है. So what would be the direction of equilibrium if we increase the concentration of ethanoic acid? If we add more ethanoic acid, reaction equilibrium में था, आपने more ethanoic acid add कर दिया. So on adding more ethanoic acid, अगर आप reactant की concentration बढ़ाते हैं, if we increase the concentration of reactant, either ethanoic acid or ethanol, they both are reactants. So if we increase the concentration of reactant, अगर reactant की concentration, reaction is already in equilibrium, और आपने उसमें एकदम से more reactant जो है वो add किया, so definitely equilibrium will shift on the product side. आप more reactant add करेंगे तो that means we are reinforcing forward reaction. आप forward reaction को reinforce कर रहे हैं, आप more reactant add कर रहे हैं, so that means equilibrium will shift forward, more product will start forming. ठीक है जी.
So more product would form, increasing the concentration of reactants. Increasing the concentration of reactants shift equilibrium on product side so that the excess reactant, जो आपने excess reactant add किया है, so that the excess reactant can be utilized. Excess आपने बाद में एकदम से add किया वो utilize हो सके, so it can be utilized. So increasing the concentration of reactant shifts the equilibrium on the product side so that the excess reactant can be utilized. Same goes with the product. If we increase the concentration of this ester, right? अगर हम ester की concentration बढ़ाते हैं, so आपने equilibrium disturb कर दिया, अब इसको balance करने के लिए दोबारा क्या होगा? Backward reaction start हो जाएगा. So increasing the concentration of reactant shift equilibrium on the product side, increasing the concentration of product shift equilibrium on the reactant side so that excess product can be utilized. तो reactant की concentration बढ़ाएंगे, reaction forward जाएगा, product की concentration बढ़ाएंगे, reaction backward आएगा. And if we decrease the concentration of reactant, अगर हम बजाय बढ़ाने के reactant की concentration कम कर दें, equilibrium disturb हो गया. Now to increase the concentration, ठीक है, आपने दोबारा equilibrium में आना है, तो अगर आप reactant की concentration कम करते हैं, तो इस दफा reaction कहाँ आएगा? Backward आएगा, so that more ethanoic acid can form to regain the equilibrium. ठीक है, so decrease in concentration of reactant, equilibrium shifts backward. तो अगर आपको backward reaction करना है, if you want to make more reactants, backward reaction करना है, so either increase the concentration of product backward reaction के लिए और decrease concentration of reactant, दोनों में से कोई एक काम करना. Same goes with the forward reaction. Forward reaction करना है तो या तो reactant की concentration बढ़ा दे या product की concentration कम कर दे. जी क्लियर है? ये तीनों फैक्टर्स क्लियर है बेटा? नहीं जी बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लिखें या अल्कोहल लिखें, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. ठीक है जी, तो ये तीन फैक्टर हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन. तीनों का इफेक्ट आपने देख लिया. तीनों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तीनों को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इसकी. ठीक है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है जी, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता. सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन. क्लियर हो गई ये बात? ये हमने आप कह लें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन के जो मेन टॉपिक है, जिसमें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आ गई एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, इसमें अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस कर लें. जी ठीक है जी. इसके अलावा बेटा अब बताएं और कौन सा टॉपिक है जो कि डिस्कस करना है? अच्छा जी, ये अब इतने सारे aqueous की electrolysis, contact and Haber process, salt preparation,
अच्छा जी, चलें पहले सॉल्ट प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बच्चे भी सॉल्ट प्रिपरेशन के ऊपर वांटेड। चलें पहले सॉल्ट प्रिपरेशन जो है वो करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा जी, सॉल्ट प्रिपरेशन। अच्छा, अब सॉल्ट जो है ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज बेटा, अक्सर बच्चे मुझसे भी पूछ रहे हैं कि जी स्टेट्स कैसे याद करनी है, स्टेट्स का क्या करना है। ठीक है, देखें स्टेट्स जो हैं, एक तो आपने आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स की स्टेट्स जो हैं, इसके लिए तो आपको सॉल्युबिलिटी रूल्स याद करने हैं। ठीक है, जिसको सॉल्युबिलिटी रूल्स याद है वो आयनिक कंपाउंड की स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रह गए कोवलेंट कंपाउंड्स। सो कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं, यानी आयनिक कंपाउंड्स के लिए तो ये कंडीशन हो गई। कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड की स्टेट्स जो है ये नॉर्मली या तो गैस, क्योंकि ये लो मेल्टिंग सब्सटेंस होते हैं, तो आइदर दे आर गैसेस और लिक्विड। ठीक है, तो मतलब आपको आप कह लें कि जो आपके सिलेबस से रिलेटेड स्ट्रक्चर है उनका तो आपको नाम से पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो मतलब हम कह लें CO2 है, तो ऑब्वियसली ये रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है। तो ये इस किस्म के कंपाउंड है जिनकी स्टेट्स आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कौन से सब्सटेंस गैस होते हैं, और जो कोई ऐसा कोई मतलब आप मतलब ये स्टेट्स जो है वो हमेशा आपको इक्वेशंस ऐसी दी जाती हैं विच आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो आपने कहीं ना कहीं सिलेबस में पढ़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टेट नहीं आ रही, और जहां जो कंपाउंड अगर लेट सपोज आपको नाम दे दिया गया कि जी सक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड आपको नहीं पता कि ना आपके सिलेबस में कहीं पे है, तो उसकी स्टेट मेंशन होगी कहीं ना कहीं, या आपको उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट गिवन होगा, सो दैट यू कैन प्रिडिक्ट इट्स स्टेट के जी रूम टेम्परेचर पे क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखें कि स्टेट्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो आयनिक कंपाउंड की स्टेट्स तो सॉल्युबिलिटी रूल से पता लगेगी। बाकी जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं या एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टेट्स जो हैं ये आप जो आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो मतलब क्लियर हो जाएगी चीज की, किसकी क्या स्टेट होती है, कौन से सब्सटेंस सॉलिड है, कौन से लिक्विड। आपको नाम, आपको आपसे आयरन पूछेगा तो ऑब्वियसली सबको मालूम होगा कि आयरन जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, कॉपर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इस किस्म के कंपाउंड्स गिवन होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई आपको कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो। बट स्टिल अगर किसी कोई ऐसा क्वेश्चन है, किसी को कोई स्टेट्स में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे वो बजाय इस तरह से पूछने के, आप मुझे एग्जैक्ट पेपर, उस पेपर की मतलब स्नैपशॉट जो है वो सेंड करेंगे, तो मैं आपको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगा उसमें। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखें। तो स्टेट्स जो है ये ऐसे कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, सॉल्ट प्रिपरेशन में अब हमारे पास मतलब सॉल्ट जो है ये क्या होते हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड्स। और सॉल्ट प्रिपरेशन तीन टाइप के अंदर, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स के अंदर, कि वी कैन प्रिपेयर सॉल्ट बाय एसिड रिएक्शन, सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिड रिएक्शंस, salts can be prepared by titration method, and salts can be prepared by precipitation method. So these are the three methods through which we can prepare salts. अब इसमें जो एसिड रिएक्शंस हैं, एसिड रिएक्शंस, ये एसिड रिएक्शंस है वो ये कि मेटल रिएक्टिंग विद एसिड टू गिव सॉल्ट, और मेटल यानी एसिड रिएक्शंस में आपके पास तीन रिएक्शंस आ जाते हैं, मेटल प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, और मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। इन तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, टाइट्रेशन मेथड, दिस इज फॉर soluble salts. Acid reaction also is for soluble salts, and precipitation is for insoluble salts. तो प्रेसिपिटेशन के कौन सा सॉल्ट प्रेसिपिटेशन मेथड से बनना है, वो तो बिल्कुल सिंपल है कि if the salt is insoluble then we would make the salt through precipitation reaction. ठीक है, अगर salt insoluble है तो precipitation reaction से बनेगा।
if the salt is soluble, तो फिर either we can make it by titration method or by acid reactions, depending कि उसमें cation कौन सा है. मतलब ये जो titration और acid reactions हैं, यानी हम कहते हैं कि soluble salt which contain cation of group 1 और ammonium ion. अगर आपके soluble salt में, if the salt is soluble and it contains cation of group 1, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium और ammonium ion, अगर group 1 या ammonium ion का salt है, तो then it is prepared by titration method. अगर ammonium या group 1 का salt है, if the salt contains cation which belongs to either group 1 or ammonium, so then it would be made by titration method. And acid reactions for all those salts which contain cation other than group 1. So acid reactions is for soluble salts, soluble salt which contain cation other than group 1. Other than group 1. ठीक है जी. तो अगर ग्रुप 1 के अलावा कोई कैटाइन है, सॉल्युबल सॉल्ट है, तो एसिड रिएक्शंस, और अगर ग्रुप 1 या अमोनियम आयन है तो देन टाइट्रेशन मेथड. जी, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है. तो नेक्स्ट फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब डिफरेंट मेथड्स देख लेते हैं. लेट सपोज आपसे कहा जाए कि जी राइट द प्रिपरेशन फॉर कॉपर 2 सल्फेट CuSO4. ठीक है, कॉपर 2 सल्फेट की प्रिपरेशन करनी है. तो अब आपने ये देखना है कि जी कॉपर 2 सल्फेट इज इट अ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट. तो सॉल्युबिलिटी रूल्स सबके पास होंगे. ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि all the sulfates are water soluble except for barium, calcium and lead. तो इस वक्त सल्फेट जो है ये कॉपर के साथ अटैच है, तो इसका मतलब ये सॉल्युबल होगा. ठीक है, बैरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट आर इनसॉल्युबल. सो कॉपर 2 सल्फेट इज सॉल्युबल, तो दैट मींस द स्टेट इज aqueous. Soluble salt है, but it contain cation other than group 1. Copper is not group 1 cation, so that means copper 2 sulfate would be made by acid reaction. Acid reaction जो है either we can make it by metal plus acid. ठीक है जी, मेटल प्लस एसिड. बट ये रिएक्शन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपने मेटल प्लस एसिड से बनाना है तो आप मेटल कौन सा लेंगे? कॉपर. और एसिड कौन सा लेंगे? H2SO4. बट बिकॉज हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसका मतलब कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन. सो इफ अ मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय मेटल प्लस एसिड मेथड. ठीक है, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा. So for all those metals which are less reactive than hydrogen, ठीक है जी, for all those metals which are less reactive than hydrogen, उनके लिए आप ये metal plus acid नहीं करेंगे. उनके लिए क्या करना पड़ेगा? metal oxide ठीक है जी. So metal oxide plus acid, this gives salt and water. ये आपने acid वाले reactions में पढ़ रखा है. So metal oxide plus acid gives salt and water. तो अब मतलब ये इस मेथड से होगा. तो आप मतलब कॉपर की जगह पे instead of using copper we use copper oxide. So copper oxide जो है this can react with copper oxide will react with H2SO4 and this forms copper sulfate plus water. So if a metal is less reactive than hydrogen, instead of taking that metal we would take the oxide of that metal. तो रिएक्शन जो है वो हो जाएगा. ठीक है, अब चाहे आप मेटल लें या मेटल ऑक्साइड लें या मेटल कार्बोनेट लें,
H2SO4 जो है ये तो एक्वस है, और जो सॉल्ट बन रहा है ये भी एक्वस है। बट जो दूसरा रिएजेंट है कॉपर ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट ले लें, ठीक है, मीन्स कि ये आपको जहन में रखना है यहाँ पे कि ये जो एसिड रिएक्शंस वाला मेथड है, इसमें चाहे मेटल हो या मेटल ऑक्साइड हो, आइदर वी टेक मेटल और मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट, दे वुड ऑलवेज बी सॉलिड फेज में होंगे, ठीक है। एसिड हमेशा एक्वस होगा। तो we are reacting acid in acid reactions, we are reacting with acid with insoluble metal, we are reacting acid with insoluble metal oxide, we are reacting acid with insoluble metal carbonate। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो एसिड रिएक्शंस हैं, दिस इज फॉर दोज सॉल्युबल सॉल्ट्स, ये कौन से सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, फॉर दोज सॉल्युबल सॉल्ट्स which are made from insoluble metal और metal oxide और metal carbonate, ठीक है जी। ये मतलब आप कह लेंगे इनके लिए हम एसिड रिएक्शन, तो सॉल्ट इनसॉल्युबल है बट वन ऑफ द रिएजेंट इज, सॉरी, सॉल्ट सॉल्युबल है बट वन ऑफ द रिएजेंट इज इनसॉल्युबल। सो मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट जो है ये हमेशा इनसॉल्युबल होगा, ये आप इनसॉल्युबल नहीं, ठीक है। और इसमें जो मेथड है, मेथड इसका बड़ा सिंपल सा है, मैं बार बार लिखवा भी चुका हूँ, मेरे ख्याल है मेथड को तो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी जी, सबके पास मेथड मौजूद है। एसिड रिएक्शन वाला जो मेथड है, पहले आपने एसिड ले लिया, उसको हीट करेंगे, देन फिर उसमें इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड ऐड करेंगे, वंस इट स्टॉप्स डिसअपियरिंग उसको एक्सेस मेटल ऑक्साइड को फिल्टर करके सेपरेट करेंगे, देन फिर क्रिस्टलाइजेशन होगी, क्रिस्टल्स बनेंगे, उनको फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे जी। ये मेथड क्लियर है? हाँ जी, मेथड को स्किप कर दें, सबके पास लिखा हुआ होगा, मैंने बहुत दफा हर क्लास में लिखवाया हुआ है ये, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो आपके पास सॉल्ट्स हैं, दो सॉल्ट्स विच आर
हाँ जी बेटा, ये मेरे कनेक्शन में जरा इशू हो गया था और मुझे नहीं पता कहाँ पे क्लास डिस्कनेक्ट हुई है जी। ये मैं बात कर रहा था यहाँ पे मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट को आपने एक्सेस में लेना है जी। तो वो हाँ जी, तो बेटा मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहाँ तक जो है वो पता कहाँ पे क्लास डिस्कनेक्ट हुई है। तो आप मुझे जरा लास्ट पॉइंट बताइएगा, क्या डिस्कस किया था मैंने। स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। अच्छा जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से। अच्छा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये एसिड के साथ लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पे और डिस्कस किया था, बट उस टाइम पे डिस्कनेक्ट हो गया मैं। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि दोबारा इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे कि व्हेन वी आर मेकिंग अ सॉल्ट बाय एसिड रिएक्शन, तो आप या तो मेटल प्लस एसिड रिएक्शन करते हैं और वी टेक मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, और वी टेक मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। तो इन तीनों रिएक्शंस में एसिड जो है ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस होगा, यहाँ पे एक्वस। मेटल हो या मेटल ऑक्साइड हो या मेटल कार्बोनेट हो, ये इनसॉल्युबल होंगे। और इनसॉल्युबल होने के साथ साथ एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि दीज मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट वी हैव टू टेक देम इन एक्सेस अमाउंट। ठीक है। सो बेसिकली एसिड जो है दिस विल एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पे काम करेगा। तो एसिड रिएक्शंस में एसिड वुड बी लिमिटिंग रिएजेंट एंड मेटल और मेटल ऑक्साइड, या आप कहेंगे इनसॉल्युबल मेटल और इनसॉल्युबल मेटल ऑक्साइड और इनसॉल्युबल मेटल कार्बोनेट विल बी यूज्ड इन एक्सेस। तो जब एक्सेस में होगा इसको रिमूव करना आसान है। इफ एसिड इज इन एक्सेस, अगर एसिड एक्सेस में हुआ सो इट वुड कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट सॉल्ट, और उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि डिसॉल्व होता है। Insoluble metal oxide, metal carbonate, this can easily be separated by filtration. इसको आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। प्लस ये जब डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा एसिड में, या रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपको वहीं पड़ा हुआ नजर आएगा, आप समझ जाएंगे रिएक्शन अब कंप्लीट हो गया। सो इसके ये फायदे, दैट्स व्हाई वी टेक देम इन एक्सेस। जी क्लियर है ये बात? हाँ जी, इज इट क्लियर बेटा? अच्छा जी, दूसरा जो आपके पास मेथड है दैट इज टाइट्रेशन मेथड। And titration method is for those salts which are water soluble and which contain cation from group 1 or ammonium ion. So titration method. Titration is for soluble salts which contain cation from group 1 or ammonium ion, which contain cation from group 1 or ammonium ion. So titration method may we take both the reactants would be soluble. Both reactants are soluble ठीक है जी। दोनों जो आपके रिएक्टेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। बोथ द रिएक्टेंट्स आर सॉल्युबल एंड सॉल्ट इज आल्सो सॉल्युबल। सॉल्ट भी सॉल्युबल होगा। ठीक है जी। तो ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी आप कह सकते हैं इसको। सो वी टेक एसिड एंड अल्कली, they both react to form salt and water. Acid gives the anion of the salt। जो भी सॉल्ट आपने बनाना है, जो सॉल्ट आप यहाँ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो एनाइन है वो आपको कहाँ से मिलेगा? एसिड से मिलेगा। अल्कली विल गिव द कैटाइन ऑफ द सॉल्ट। लेट्स से आपने NaCl बनाना है, वांट टू मेक NaCl, सो एसिड जो है वो आप कौन सा लेंगे? वी वुड टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
सो HCl से आपको क्लोराइड मिल रहा है, एनाइन मिल रहा है, एंड एल्कली आप कौन सी लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से कैटाइन मिल रहा है. एंड बोथ एसिड एंड अल्कली वुड बी वाटर सॉल्युबल, both would be water soluble. Acid will give the anion of the salt, alkali would give the cation of the salt. So we get this salt. और इसमें जो मेथड होता है वो भी हम टाइट्रेशन मेथड पढ़ चुके हैं और मेरा ख्याल है सबको क्लियर होगा. यानी कि आपने एक सब्सटेंस, इन दोनों में से वन ऑफ द सब्सटेंस वुड बी टेकन इन द ब्यूरेट, द अदर वन इन कॉनिकल फ्लास्क. जो भी ये चीज आप कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, ठीक है. लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी ये आपके पास, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है. सो लेट्स से दिस इज आवर कॉनिकल फ्लास्क. तो आपने कॉनिकल फ्लास्क में लेट्स से एसिड ले लिया, ठीक है. दिस इज द एसिड इन कॉनिकल फ्लास्क. वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर इनटू इट. सो दीस आर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है. देन फिर आपने जो अगर एसिड आपने फ्लास्क में लिया है तो देन ब्यूरेट में जो है, जो दूसरा आपके पास एपरेटस यहाँ पे यूज होगा, दैट वुड बी ब्यूरेट. So burette जो है that would be filled with ये burette हो गई. Burette would be filled with base. So let's say this is base. We have filled burette with base. So we would start adding base into the conical flask. Burette हो गई, burette में marking होगी यहाँ तक, ठीक है. आपने 0 लेवल तक इसको fill करना होता है. So when we start adding base from burette into the conical flask, reaction will start happening, ठीक है. और जैसे ही कलर चेंज आएगा, जिसे हम एंड पॉइंट का नाम देते हैं, so when we get an end point, जैसे ही कलर चेंज आएगा ड्यू टू दैट इंडिकेटर will change its color. जैसे ही कलर चेंज आएगा at that time you start the titration, ठीक है. इसको रोकेंगे और फिर इसमें जो है वो आपने नोट कर लेना है कि कितना वॉल्यूम आ रहा है ब्यूरेट पे, आप रीडिंग नोट कर लेंगे. So this is how we would know कि जी what amount of, because we have in conical flask we have acid. So you would have taken a known amount of acid. Let's suppose you have taken 25 cm cube, और acid जो है, for 25 cm cube we use pipette. Acid would be taken in conical flask through pipette, and burette is filled with base, sodium hydroxide. And we want to know कि जी 25 cm cube of acid को neutralize करने के लिए what amount of sodium hydroxide is required. Right, so when we get a color change, at that point we would know the volume of the burette कि क्या रीडिंग आ रही है, and that would tell us कि कितना NaOH यूज करना है. So यहाँ से आपका सॉल्ट तो बन गया, बट ये जो सॉल्ट बना होगा, this salt would be contaminated, क्योंकि इंडिकेटर मौजूद है इसमें, तो सॉल्ट जो है वो कंटेमिनेटेड होगा, तो जिसकी वजह से फिर आपको प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, बट विदाउट इंडिकेटर. नेक्स्ट प्रोसेस में आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि कितना NaOH यूज करना है. तो आप जस्ट टेक बोथ NaOH एंड एसिड नोन अमाउंट्स, उनको ऐड करेंगे, सॉल्ट बन गया, फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी, क्रिस्टल्स बन जाएंगे. जी क्लियर है ये? हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बेटा इंडिकेटर्स में फेनोल्फिथलीन का कलर याद कर लें, मिथाइल ऑरेंज का कलर याद कर लें, और लिटमस का कलर याद रखें. कम से कम इन 3 के कलर तो याद रखें. हाँ जी बेटा, क्लियर है ये? टाइट्रेशन मेथड सबको क्लियर है? इनकी लिख के प्रैक्टिस करें बेटा, ठीक है ना, इनकी लिख के प्रैक्टिस करें. हाँ जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? नेक्स्ट मेथड आ जाते हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड. प्रेसिपिटेशन
method. Now precipitation method जो है this is for insoluble salts. और insoluble salts जो है ये आपको solubility rule से पता लगेंगे कौन से salt soluble हैं कौन से insoluble हैं. तो precipitation method is for insoluble salts. ठीक है जी. और इसमें आपने सिंपल क्या करना होता है कि we take, let's suppose if you want to make barium sulfate. Now barium sulfate is an insoluble salt. So we would take two compounds or दो ऐसे compound आपको लेने हैं which are both soluble and one of them contain barium and the other one contain the sulfate. So we can take either two soluble salts or we can take a salt and an acid. ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं. तो let's say barium sulfate बनाना है. So barium sulfate के लिए all the nitrates are water soluble. तो अगर आपको barium soluble चाहिए, so we would take barium nitrate, which is water soluble, and to make sulfate soluble we took Na2SO4 because all the group 1 salts are water soluble. तो ये basically दो salts के दरमियान का reaction हो गया और इस किस्म के reactions को हम double displacement कहते हैं, in which both the salts, the cations and anions would be shifted. So we get barium sulfate and sodium nitrate. Barium sulfate if you want to make ये insoluble salt है, plus sodium nitrate NaNO3 ये aqueous है. So इस मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपने डी कर लिया. इसमें आप नोन अमाउंट ऑफ बैरियम नाइट्रेट ऐड करते हैं, सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं. ठीक है जी, दिस इज द मिक्सचर ऑफ बैरियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट एंड ऑटोमेटिकली जो है वो इसके BaSO4 के PPTs बनना शुरू हो जाएंगे. वी स्टार्ट गेटिंग द प्रेसिपिटेट्स ऑफ बैरियम सल्फेट. ये क्योंकि इनसॉल्युबल है तो ये ऑटोमेटिकली आपको इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट जो है वो बनना शुरू हो जाएगा. एंड वंस इट स्टॉप्स फॉर्मिंग, जब आपको लगेगी कि अब बनना बंद हो गया है, तो वहां पे आप प्रोसेस को रोकेंगे, इसको फिल्टर करके सेपरेट करेंगे, BaSO4 को इसको वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, कंप्लीट हो गया प्रोसेस. क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. जी क्लियर है? हाँ जी बेटा, प्रेसिपिटेशन मेथड, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सबको क्लियर है? बैरियम हाइड्रोक्साइड यूज नहीं करेंगे. ठीक है जी, बैरियम हाइड्रोक्साइड मतलब आप लिख सकते हैं बैरियम हाइड्रोक्साइड, और क्योंकि बैरियम हाइड्रोक्साइड का स्टेट आपके सिलेबस के हिसाब से इतना क्लियर नहीं है तो बेहतर यह है कि आप यूज वो करें. अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि यूज करना है तो फिर तो कर लें, बट अगर आपने सेलेक्ट करना है तो आप वो सेलेक्ट करें जो कि आपने पढ़ा हुआ है सिलेबस में. हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी एज सच हम इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करते, तो मैंने कहीं पे लिखवाई होगी तो लिखवाई होगी, बट आपके सिलेबस में इतना क्लियरली मेंशन नहीं है. ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप नाइट्रेट ही जो है वो यूज करें और क्लोराइड. ठीक है जी, तो क्लोराइड आप कर सकते हैं या नाइट्रेट कर सकते हैं. हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? सॉल्ट प्रिपरेशंस तीनों मेथड दोबारा डिस्कस कर लिए, लिखवाए नहीं है क्योंकि मैं पहली हर क्लास में लिखवा चुका हूँ. ठीक है, तो इसकी आप लिख के एक दफा दोबारा से प्रैक्टिस करें. हाँ जी, और कौन सा टॉपिक है इसके अलावा? इलेक्ट्रोलाइसिस. अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो अब देखें. ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये बेसिकली आपने इसको प्रोसेस को मैं जरा अब पूरा डिटेल से नहीं जाता, बस सिंपल आप ये ध्यान में रखें. एक तो पहली बात, यहाँ पे दो किस्म के सेल्स हैं. ठीक है, एक आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं और दूसरे सिंपल सेल्स हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का काम क्या है? एक तो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स दे आर यूज्ड टू कन्वर्ट electrical energy into
केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। आप करंट पास करते हैं, उससे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो हैं ये बेसिकली मतलब हमारे पास दे यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो बेसिक डायग्राम आ जाती है वो मेरे ख्याल में सबको मालूम होगी किस तरह से डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा, इसके जो डिफरेंट केसेस हैं, एक तो आ गई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब आप ग्रेफाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। और उसके बाद कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन वाला फैक्टर आ जाता है। और फिर उसके बाद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, मतलब इसमें हमारे पास जो आपके लिए जो 4 डिफरेंट केसेस बनते हैं, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एक तो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये एक केस हो गया। दूसरा केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। और देन फिर इसमें हमारे पास आ जाता है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो मतलब हमारे पास या तो आइदर वी हैव मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट और वी हैव एक्वियस इलेक्ट्रोलाइट। मोल्टन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक्वियस विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब एक्वस में फिर 2 टाइप्स हो जाती हैं, ये भी आप सबको मालूम होगा कि एक्वस में अगेन वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स, के आइदर वी आर यूजिंग डाइल्यूट और concentrated, ठीक है। एंड देन एक्वस इलेक्ट्रोलाइट विद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, अगर हम डायरेक्ट कोई मेटल्स के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं बन जाते हैं। हाँ भाई, ट्रिकी टॉपिक बेटा आप बता दो मुझे, तो जो बच्चे बता रहे हैं मैं तो वही डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये तो अब आप जो टॉपिक बताएंगे मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करता चाहूंगा। सिर्फ रिएक्टिव वाला करा दें जी, सिर्फ रिएक्टिव वाला डिस्कस कर लें। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट जो है वो फिर हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपके पास मोल्टन के केस में, यानी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो लेट्स अगर मैं कहता हूँ कि जी मोल्टन NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो मोल्टन NaCl जो है ये आपके पास सेल है, और इसमें जो भी आपके पास मोल्टन आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आपने उसको मेल्ट किया तो मतलब आयंस जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। लेट से आपके पास ये Na+Cl-, और जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये डिप्ड हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये रॉड्स का काम कर रही हैं, और उनका काम जो है कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, प्लस माइनस। जो माइनस से कनेक्टेड है ये कहलाएगा कैथोड, और जो प्लस से कनेक्टेड है दिस इज कॉल्ड एनोड। तो जब करंट पास होगा, पॉजिटिव आयंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव रॉड, नेगेटिव आयंस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव रॉड। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे एट कैथोड,
कैथोड की तरफ कौन गया है Na+। कैथोड पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। एट कैथोड रिडक्शन occurs, so Na+ would gain electron, ठीक है जी। Na+ जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वंस इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स Na, ठीक है। कैथोड पे हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है, आपने पॉजिटिव चार्ज देखना है, कितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन करेगा, और ये आपके पास सोडियम है, ठीक है जी। इसी तरीके से एट एनोड, बेटा माइक अपने ऑफ कर लें, म्यूट कर लें, ठीक है जी। तो एट एनोड जो है, एनोड की तरफ कौन सा आयन किया है, क्लोराइड आयन Cl-, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो एट एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा एंड वी गेट Cl। अब क्लोरीन क्योंकि डायटोमिक है, ये याद रखने वाली चीज है, क्लोरीन डायटोमिक है, Cl2 और 2 क्लोराइड आयंस होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस फॉर मोल्टन। मोल्टन में सिर्फ 2 ही आयंस होंगे, पॉजिटिव जाएगा कैथोड की तरफ, पॉजिटिव जाएगा एनोड की तरफ, नेगेटिव जाएगा कैथोड की तरफ। उसके बाद अगर हम रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात करें, सॉरी कंसंट्रेटेड की बात कर लेते हैं, कंसंट्रेटेड कॉपर टू सल्फेट, ठीक है। तो अगर आपके पास एक्वस कॉप, या आप सिंपल कहते हैं कि जी एक्वस है, ठीक है। एक्वस मींस के डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो जब पानी में डिसॉल्व होगा तो वाटर के आयंस भी इन्वॉल्व होंगे, सो दैट मींस वी हैड कॉपर आयंस, सल्फेट आयंस SO4 2- H+ आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है जी। कॉपर आयन, सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस, ये 4 आयंस हैं जो इस वक्त सॉल्यूशन में मौजूद है। तो जब आप करंट पास करेंगे तो पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं Cu2+ और H+, दे विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, और इनमें से डिस्चार्ज कौन सा होगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट का आयन होगा। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखना है, कॉपर जो है ये लो इन रिएक्टिविटी है, सो कॉपर विल गेन इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टिविटी की बेस के ऊपर डिसाइड होगा। ऐसे ही एनोड की तरफ सल्फेट आयंस जाएंगे, एनोड के नेगेटिव आयंस जाना है SO4 2- एंड OH-, so they will move towards the anode. सल्फेट will never discharge, तो हमेशा अगर आपके पास सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन जा रहे हैं, so that means hydroxide ion will discharge, this will lose electron, ठीक है जी। So at cathode copper ions, due to its less reactive nature, कॉपर यानी अगर आपको 2 कैटाइंस हैं, तो कैटाइंस में which of the cation will gain electron, which is the ion of less reactive matter, the ion of less reactive will gain electron, ठीक है जी। तो हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज देख के आपने डिसाइड करना है। तो कॉपर आयंस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, Cu2+ gains 2 electron, this becomes Cu. Similarly, hydroxide ion 4OH- loses, इक्वेशन याद रखनी है आपने, O2 + 2H2O + 4 electrons, ठीक है जी। ये हाइड्रोक्साइड आयन की इक्वेशन हो जाएगी। So this is the reaction happening at cathode and anode when we use aqueous electrolyte, ठीक है। और फिर एक्वस में ही कंसंट्रेटेड डाइल्यूट अगर आ जाते हैं, मींस के अगर आपके पास इफ वी हैव क्लोराइड और ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनमें से कोई एक आयन मौजूद है सोल्यूशन, ठीक है। तो देन फिर आप कंसंट्रेशन के ऊपर डिसाइड करेंगे, फिर रिएक्टिविटी नहीं देखेंगे। सो इफ द नेगेटिव आयन इज फ्रॉम हैलोजेंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, so this will discharge if solution is dilute and
हाइड्रोक्साइड विल डिस्चार्ज इफ द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये सिंपल याद रख लें कि अगर halide ions है, we have halide ions present in the solution, so they will gain electron, or sorry, they will lose electron if the solution is dilute, but if the solution is concentrated then hydroxide ion will discharge। ठीक है, ये सिंपल आपको हैलाइड आयंस का रूल ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट फिर इसमें अब आ जाए रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी, सो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स मतलब मेटल्स के, मतलब आप कह लें कि ग्रेफाइट और प्लेटिनम के अलावा अगर कोई इलेक्ट्रोड यूज किया जाए। सो सपोज इफ वी हैव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है ये रिएक्टिव में काउंट है। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, लेट्स से ये आपके पास सेल है, दिस टाइम वी आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, ये कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं और सॉल्यूशन जो है ये कॉपर टू सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो लेट्स से ये आपके पास कॉपर टू सल्फेट का सॉल्यूशन है और इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया विद, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अब सॉल्यूशन में जो आयंस मौजूद हैं, सॉल्यूशन में आयंस कौन कौन से मौजूद हैं, कॉपर आयन, सल्फेट आयंस, हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। So these ions are present in the solution. तो जैसे ही आप करंट पास करेंगे, copper ions will start moving towards the cathode and H plus ions also start moving towards the cathode. But copper, due to its less reactivity, will gain electrons. So at cathode तो वही reactivity देखेंगे आप, at cathode Cu2 plus will discharge. Due to its less reactive nature, Cu2 plus gains 2 electrons. This becomes Cu. And at anode, now if we are using the reactive electrode, तो अब solution में से ion discharge नहीं होंगे, metal itself will lose electron and will move into the solution as ion। ठीक है, तो मेटल जो है ये खुद इलेक्ट्रॉन, जब मेटल में से करंट पास होगा तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लस मेटल्स आर वेरी गुड एट लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल्स की आप कह लें कि टेंडेंसी है कि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। So copper itself will lose electron and once it loses electron it moves into the solution as ion। और जैसे ये solution में ion की फॉर्म में आएगा कैथोड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो एट एनोड रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे इस दफा कोई सॉल्यूशन से आयन जाके इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा बल्कि एनोड इटसेल्फ इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर एनोड है जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा एंड मूव्स इनटू द सॉल्यूशन एज आयन और फिर ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब एनोड का मास कम होता रहेगा और कैथोड का मास बढ़ता रहेगा बिकॉज एनोड से कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ रहे हैं और सॉल्यूशन से कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये मास बढ़ता रहेगा, ये कम होता रहेगा। जी क्लियर है बेटा ये बात? अच्छा मैंने क्या कुछ उल्टा लिख दिया क्या बेटा? हाँ सॉरी, मैंने इसको गलत लिख दिया, इसको सही कर लें। बिरयानी में मैंने ऐसे लिख दिया, कंसंट्रेटेड होगा तो हैलाइड आयंस जाएंगे एंड डाइल्यूट होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस जाएंगे। ठीक है जी, ये सही है, करेक्ट। ठीक है जी, क्लियर है ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स, क्लियर है? हाँ जी, क्या बात बेटा, कौन सी बात रिपीट करनी है? इसमें देखो आपने सिंपल ये देना कि कैथोड के रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एनोड वाले रिएक्शन पे। एनोड वॉल जो है, लेट्स से ये एनोड है, ठीक है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आपका एनोड जो है, इफ एनोड इज मेड अप ऑफ रिएक्टिव मेटल,
एनोड अगर रिएक्टिव मेटल है तो सोल्यूशन में से कोई आयन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड मौजूद है, नॉर्मली क्या होता है हाइड्रोक्साइड आके इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नहीं इस दफा ऐसा नहीं होगा। इस दफा क्योंकि कॉपर इटसेल्फ मेटल है और मेटल्स की डेफिनेशन ही क्या है कि दे लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर में से जब करंट पास होगा तो इट विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए और जब ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके इसमें से एटम्स टूटना शुरू होंगे, एटम्स का बना हुआ है ना, तो कॉपर रॉड है ये एटम्स की बनी हुई है, तो एक एक करके इनमें से एटम्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और सोल्यूशन में आयन की फॉर्म में आते जाएंगे। ये आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आएगा और जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे और जैसे ये सोल्यूशन में आएगा तो कैथोड के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये बात हम कर रहे हैं इसमें। हाँ जी, आप समझ आई ये बात? ठीक है, थोड़ी सी इसकी बेटा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस की कमी है आप लोगों की, प्रैक्टिस इसकी करें जितना भी टाइम आपके पास रह गया। जिनको इसमें प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो तो ऑब्वियसली अपने ईयरलीज करें, बट जिनको इसमें प्रॉब्लम है तो वो एक दफा बैठ के टॉपिकल में इसको सॉल्व कर लें। 2 से 4 सवाल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कोई इतने मुश्किल टॉपिक नहीं है, बड़े आसान आसान है, सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ये कंप्लीट हो गया, इसमें हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए जी। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है बेटा? इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट क्लास में करूंगा तो उसमें पास पेपर्स जो है वो एक क्लास अब मैं पास पेपर्स की और करूंगा। हाँ जी, सेपरेशनल टेक्निक्स देख लेंगे, चले सेपरेशनल टेक्निक्स बात कर लेते हैं। सेपरेशनल टेक्निक्स। अच्छा जी बेटा, सेपरेशनल टेक्निक्स में देखिए सिंपल आपको ध्यान में रखना कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। दीज आर टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर में से आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जो फिजिकल मीन्स हम यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड सेपरेशनल टेक्निक्स। ठीक है, अब कौन कौन सी सेपरेशनल टेक्निक्स हैं? फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन है, ठीक है जी, फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन दिस इज यूज्ड टू सेपरेट, मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फिल्ट्रेशन किस लिए करते हैं, टू सेपरेट इन सॉल्युबल सॉलिड। अगर इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे। इसमें जो चीज फिल्टर पेपर से पास हो जाएगी दैट इज नोन एज रेसिड्यू। जो टर्म्स यूज करते हैं, रेसिड्यू व्हिच passes through the filter paper and sorry which remains in the filter paper, which remains, और जो पास हो जाएगी दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। ठीक है जी, तो which passes through the filter paper that is called filtrate and which remains in the filter paper that is called residue। तो ये फिल्ट्रेशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास दूसरी टेक्निक है, फिल्ट्रेशन टेक्निक हो गई टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड। अब अगर सॉल्युबल सॉलिड है तो उसके लिए फिर हमारे पास इवेपोरेशन अप टू ड्राइनेस। इवेपोरेशन अप टू ड्राइनेस दिस इज फॉर soluble solids, soluble solid। ठीक है, तो दिस इज टू सेपरेट soluble solid, for example NaCl from water। इसमें आप क्या करते हैं कि सिंपल आपने इवेपोरेटिंग डिश ली, इसमें सॉल्टी वाटर मौजूद है, उसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पीछे सॉल्ट रह जाता है। बट दिस टेक्निक इज नॉट suitable for those solids which get decomposed on heating। Not suitable for those solids which decompose on heat। ठीक
ठीक है जी, जो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाए उनके लिए ये टेक्निक फीजिबल नहीं है. दिस इज नॉट फीजिबल फॉर दोज सॉलिड्स व्हिच गेट डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग. सो फॉर एग्जांपल शुगर वगैरह के लिए ये मेथड्स फीजिबल नहीं है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. तो उसके लिए फिर ज्यादा बेहतर टेक्निक, जब आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं. तो मतलब इवेपोरेशन अप टू ड्राइनेस से ज्यादा बेहतर टेक्निक क्या है? क्रिस्टलाइजेशन. और क्रिस्टलाइजेशन मैंने बहुत दफा लिखवाई है. हीट करेंगे अप टू सैचुरेशन पॉइंट, देन अलाउड टू कूल डाउन, वंस क्रिस्टल अपीयर, फिल्टर एंड कलेक्ट द क्रिस्टल्स. तो वो सारी टेक्निक बहुत दफा मैं डिस्कस कर चुका हूँ जी. क्लियर है? ये क्रिस्टलाइजेशन में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी बेटा, ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन क्लियर है, इसके स्टेप्स. ठीक है जी. उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास मेथड है दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन ये बेसिकली टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं. ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन जो है दिस इज टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन. अगर आपने सॉल्वेंट को कलेक्ट करना है तो उसके लिए भी जो है वो सिंपल डिस्टिलेशन की जा सकती है. ठीक है. और बाद बात क्या होता है कि आपने दो मिक्सेबल लिक्विड्स हैं उनको कलेक्ट करना है. लेट्स सपोज इथेनॉल एंड वाटर है. ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर है. अब ये क्या है? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स. मिक्सेबल लिक्विड्स. तो इनको सेपरेट करने के लिए भी डिस्टिलेशन की जा सकती है. तो डिस्टिलेशन जो है बेसिकली सेपरेशनल टेक्निक्स है. टेक्निक है विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल. यानी यहाँ जो सेपरेशन होती है, सेपरेशन इज सेपरेशन अकर्स बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बेस के ऊपर या मेल्टिंग पॉइंट की बेस के ऊपर आप इनको हीट करते हैं. हीट करने पर जो पहले बॉयल होता है, क्योंकि इथेनॉल का और वाटर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल इथेनॉल बॉइल्स एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है जी. तो 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथेनॉल बॉयल होगा. तो जो चीज 78 पर कलेक्ट हो रही है दैट इज इथेनॉल, और जो 100 पे कलेक्ट होगा दैट इज वाटर. सिंपल डिस्टिलेशन जो है दिस इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन और यूज्ड टू सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड्स. ऐसे जो लिक्विड जो आपस में मिक्स हुए हो उनको आप सेपरेट कर सकते हैं थ्रू दिस टेक्निक सिंपल डिस्टिलेशन. ठीक है जी. तो ये कहलाएगी सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक. एक मिनट होल्ड कर लें जरा. अच्छा जी. तो सिंपल डिस्टिलेशन में आप सिंपल क्या करते हैं कि जो भी आपके पास सब्सटेंस है
डायग्राम एक दफा मैं बना के समझा दूं थोड़ा सा। ये आपका बॉइलिंग फ्लास्क है, हीटिंग फ्लास्क है, इसमें से आपने यहाँ से कंडेंसर जो है वो पास होगा और ये कंडेंसिंग असेंबली है। तो आप कह लें कि जो लिक्विड है वो यहाँ पे मौजूद है, इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर और यहाँ से आपने इसको, अच्छा जी, इसमें आपने इसको बंद कर दिया और थर्मामीटर जो है वो इसमें से पास करते हैं ताकि हमें टेम्परेचर पता लगता रहे कितना टेम्परेचर है। तो दिस इज थर्मामीटर। ठीक है, ये कंडेंसर है, दिस इज कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर में जो है वो कोल्ड वाटर सर्कुलेट करता है और यहाँ से जो भी आपके पास वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स इस इनर पाइप में, ये इनर पाइप, दिस इज द इनर पाइप। ये कंडेंसर, मतलब जब ये आप इनर पाइप में आएंगे तो जो इनर पाइप की वॉल्स है ठंडी होती है ड्यू टू दिस कोल्ड वाटर। ये जो कोल्ड वाटर है इसकी वजह से इनर पाइप की वॉल्स जो है ये ठंडी होंगी, तो जो आपके हीटेड वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में जो है वो यहाँ से आएंगे और इधर आपने जो है वो रिसीविंग फ्लास्क रखा हुआ होगा, इस रिसीविंग फ्लास्क में आके लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। पहले कौन कलेक्ट होगा? इथेनॉल। तो जैसे यहाँ पे थर्मामीटर रीडिंग नोट करेगा 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब इथेनॉल जो है वो यहाँ से पास होकर इसमें आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल डिस्टिलेशन। जी बेटा, क्लियर है ये बात? सिंपल डिस्टिलेशन क्लियर है? क्या रिपीट क्या करना है बेटा? मुझे एग्जैक्टली बात बताया करो ना, क्या रिपीट करनी है चीज। हाँ, सिंपल डिस्टिलेशन तो बेटा मैंने बताई है ना अभी के, यानी आपके पास जो लिक्विड है दोनों को आपने हीट किया है, हीट करने पर ये बॉईल होंगी। ठीक है, जिसका टेम्परेचर कम है, जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, वो पहले इवेपोरेट करेगी और ये कंडेंसर में पास होगी। कंडेंसर में कोल्ड वाटर की वजह से, ठीक है, ये जो आउटर असेंबली है इसमें कोल्ड वाटर सर्कुलेट कर रहा है, ये वाटर इन है, ये वाटर आउट है। ठीक है, तो जो आपके पास हीटेड वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होकर यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये सिंपल डिस्टिलेशन कहलाती है। फिर इसके बाद दूसरी जो टेक्निक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, काफी ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो फिर उसमें जो है वो आप क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी फ्रैक्शनल, सिंपल डिस्टिलेशन, ये दोनों एक ही टेक्निक्स है। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि फ्रैक्शनल जो है ये फॉर मोर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, मोर, बेटा पेट्रोलियम की बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, मैं पेट्रोलियम की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है ये फॉर मोर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस लाइक पेट्रोलियम। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से गुजारा जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है, ये कहने की ये इस तरह से एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक टावर होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्ट हीट करने के बाद आप कंडेंसर में ले गए, ठीक है, ये हीट करने के बाद डायरेक्ट कंडेंसर में ले गए। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डायरेक्ट कॉलम में नहीं लेके जाते, कंडेंसर में नहीं लेके जाते, पहले इस कॉलम में लेकर आते हैं। ठीक है, ये जो कॉलम है ये कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बाकी आप मजीद प्रॉपर डायग्राम बुक से देख लें,
मैं जो सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या होता है, यानी आप कह लेंगे कि बॉइलिंग फ्लास्क और कंडेंसर के दरमियान में एक एपरेटस मजीद ऐड हो जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। इसका काम क्या है कि इट ईजेस द सेपरेशन, ये सेपरेशन को और आसान कर देता है, क्योंकि यहाँ कॉलम में क्या करते हैं कि किसी न किसी किस्म की हिंड्रेंस को रुकावट डालते हैं। ठीक है, या तो आप इसमें ग्लास बीड्स फिल कर देते हैं, ठीक है, या पेट्रोलियम की इसमें आप देखेंगे वहां पे ऐसे ये बबल कैप्स बना दिए जाते हैं, ताकि जो गैस ऊपर जा रही है वो स्लोली जाए, बहुत स्लो मूव करे, एकदम से तेजी से ऊपर ना जाए। तो जब गैस स्लो ऊपर जाएगी, ठीक है, तो अगर आपके पास लेट से 5 डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, आपके पास 5 डिफरेंट गैसेस हैं और पांचों के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट लेट से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और ई का, या 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, ए 100 पे आप कहने के गैसिफाई होगा और ई जो है वो 450 पे गैसिफाई होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जिसका टेम्परेचर कम होगा वो तो तेजी से पास कर जाएगा, बट जो हैवी सब्सटेंस होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो बहुत स्लो मूव करेगा। वो आप कह लेंगे इनसे अगर लेट सपोज गैसिफाई होता भी है तो वो टकराने के बाद कंडेंस होकर फिर दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसका काम क्या होता है कि जो आपके गैस के वेपर्स हैं वो स्लोली ऊपर की तरफ जाए। तो जब ये स्लोली ऊपर की तरफ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि लाइटर फ्रैक्शन ज्यादा तेजी से आगे निकल जाएगा, हैवियर फ्रैक्शन पीछे रह जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सेपरेशन मजीद बेहतर हो जाती है। कॉलम यानी जितना आप सेपरेशन टाइम को बढ़ाएंगे, कॉलम का काम यह है कि ये टाइम को बढ़ा देता है ताकि जो लाइटर फ्रैक्शन है वो इजीली सेपरेट हो जाए। बात समझ में आ रही है बेटा, ये क्लियर है? ठीक है जी, बाकी इसकी डायग्राम्स वगैरह वो आप बुक से देख सकते हैं। बाकी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें एक और टेक्निक जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है ये बेसिकली आप कह लें कि ये भी सेपरेशनल टेक्निक है, कलर्ड सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, कलरलेस के लिए भी की जाती है। क्रोमेटोग्राफी में सिंपल डायग्राम जो है वो समझ लें कि इसमें आपके पास क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, ठीक है, जिसपे आप पेंसिल से एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज बेस लाइन। और जो भी आपके पास सैंपल है उसके स्पॉट बेस लाइन पे आएगा, ठीक है। और फिर इसको आपने डिप करना है किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो लेट से ये बीकर है, ठीक है, ये आपने बीकर ले लिया और इसमें कोई भी आपके पास सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का लेवल जो है वो बेस लाइन से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अगर लेबलिंग करेंगे जी ये बेस लाइन है, बेस लाइन मस्ट बी ड्रॉन विद द पेंसिल, ताकि अगर इंक से करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगी सॉल्वेंट में, तो इसलिए उसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। ये सॉल्वेंट है, इसका लेवल बेस लाइन से नीचे होना चाहिए। अब क्या होता है कि इसमें जो आपका सॉल्वेंट है ये पेपर में जज्ब होना शुरू होता है और जब ये पेपर में जज्ब होता है तो ये ग्रेजुअली जो है वो राइज करता है पेपर के अंदर। ये पेपर आहिस्ता आहिस्ता गीला होता जाएगा, वेट होता जाएगा और एक सर्टेन हाइट से आके आपने एक डिसाइड किया होता है कि जब ये लेट सपोज यहाँ पे आएगा तो हमने इस पेपर को यहाँ से निकाल देना है, जब पेपर यहाँ तक वेट हो जाएगा तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अब जब सॉल्वेंट ट्रेवल करता है तो उसके साथ साथ ये जो सैंपल है ये भी ट्रेवल करता है और इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं वो अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी, यहाँ जो सेपरेशन होती है वो सेपरेशन होती है बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, कि कौन कितना ज्यादा सॉल्युबल है। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो कम ट्रेवल करेगा। तो लेट से ये दो कलर्स का मिक्सचर था, ग्रीन, तो ग्रीन कलर ज्यादा सॉल्युबल था तो उसका स्पॉट आपको ज्यादा ऊपर तक नजर आएगा। और लेट से ब्राउन, तो ब्राउन कलर जो है वो लेस सॉल्युबल था तो ये हमें यहाँ तक नजर आया, ठीक है। तो ये आपके पास दो, मतलब जितने आपको स्पॉट्स मिलेंगे मतलब उतने कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेपरेशन हो गई, आपको पता लग गया दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं। फिर इनकी आरएफ वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। आरएफ वैल्यू क्या है, रिटेंशन फैक्टर, उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय, लेट से मुझे ऑरेंज कलर का जो स्पॉट है उसकी आरएफ वैल्यू निकालनी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय
प्लीज, यानी ये जो आपका कंपोनेंट है इसका डिस्टेंस ऑरेंज कलर एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, ठीक है। तो आर एफ वैल्यू रिटेंशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये आर एफ वैल्यू आ जाती है। जी क्लियर है, ये यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर क्रोमेटोग्राफी फॉर कलर्ड सब कलरलेस सब्सटेंस है, फॉर कलरलेस सब्सटेंस, तो कलरलेस सब्सटेंस में हमें क्या करना होता है कि जो स्पॉट्स हैं ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे आपको। तो इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक आखिर में जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन वी ऐड और स्प्रे लोकेटिंग एजेंट। लोकेटिंग एजेंट का काम क्या होता है कि इट मेक्स द स्पॉट्स विजिबल, इट मेक्स द स्पॉट्स विजिबल, ये स्पॉट्स को विजिबल कर देता है, जिसकी वजह से फिर पैटर्न जो है वो, यानी अगर कोई कलरलेस सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स वगैरह हो गए, अमाइनो एसिड्स जो कि कलरलेस होते हैं, तो उनकी क्रोमेटोग्राफी में आप फिर आखिर में लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करते हैं जो कि स्पॉट्स को विजिबल कर देता है। जी हाँ जी बेटा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है जी, और इसके अलावा कोई टॉपिक? ठीक है जी। एसिड बेस, क्या सारे टॉपिक बेटा अभी पढ़ रहे हो, क्या पिछला कुछ नहीं पढ़ा तुमने? स्पीड ऑफ रिएक्शन, एसिड बेस, चलें जी। अब फिर ये टॉपिक फिर हम कल करेंगे, अब आज तो फिर इसको याद तक रखेंगे, काफी टाइम हो गया इसको। ठीक है जी। तो अब ये स्पीड ऑफ रिएक्शन, एसिड बेस और स्टेरिफिकेशन, ये फिर अब कल करा देंगे। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज।